बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का रविवार यानी आज होने वाला शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए कोलकाता के धर्मतला में मंच को सजा कर तैयार कर दिया गया है। वही आपको बताते चले कि इससे पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है और इस बार ममता बनर्जी के साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि टीएमसी की ओर से हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से यह रैली नहीं हो सकी थी और इस साल इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बताते ममता बनर्जी के नेतृत्व में राइट्स अभियान के दौरान 13 लोगों की जान चली गई थी और उस दौरान ममता बनर्जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी थी, लेकिन टीएमसी के गठन के बाद ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही हैं। रैली का आयोजन किया गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ संवाददाता ज्योति जी जुड़ गए थे। ज्योति जी, जिस तरीके से आज टीएमसी की ओर से रैली का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? हाँ, देखिए, जैसे 21 जुलाई का जनसभा है, इस बार काफी क्यों कि ये जो शनिवार ममता बनर्जी खुद ही मंचों पे आई और खुद ही देखभाल किए है, उनकी इंतजाम की गई है। तो पुराने कहानी की उसके साथ जुड़े हैं तो दिखाई देते हैं। 1993 को 21 जुलाई 13 कांग्रेस कर्मी को वोटर आइडेंटिटी कार्ड का मांग टाइम का लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार ने, मगर यही है उसकी बात है। 21 जुलाई को दिन ममता दिवस मानते हैं। इस बार की दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 21 जुलाई जो मंच है को अगर एक रीजनल पार्टी को होने से नाते उनके साथ वो जो मंच है वो नेशनल मंच को जुड़ा गया है, क्योंकि वो इसके ये बात है कि उनकी जो मंच है वो मंच में वो नेशनल और जो रीजनल पार्टी है उनका भी ये मंच में दिखा जाए थे। वो जो अगले जो इस बार ममता बनर्जी ने बोला है जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी आज के मंच में देखा जाएगा, क्योंकि वो जो बारिश तो बहुत हो रहा है इसलिए ये थोड़ा कम दिखाई रहा है। लेकिन ये जो 1 जुलाई है ये तृणमूल कांग्रेस का ये बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि इस था वो 1993 का वो 13 कांग्रेस कर्मियों ने गोली को मार दिया गया था, उसका वामफ्रंट सरकार ने। उससे बाद आज तक वो 21 जुलाई को ये रैली ममता बनर्जी ने करता है। ये है 30 ईयर है जो 21 जुलाई का मंच से प्रोग्राम होगा वही कर्मी को बोलेगा, क्योंकि 26 में असेंबली इलेक्शन है और इलेक्शन में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आदमी को साथ कैसे जुड़ा जाता है, ये बोलने का ममता बनर्जी का बात है। कुछ का आप सुनिए। मैं प्रदेश भर में देख रहा हूं, मैं लखनऊ में भी देख रहा था, प्रयागराज में भी देख रहा था, हर संगठन हर संस्था अपने स्तर पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या सरकारी कर्मचारी, चाहे निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई कार्मिक, हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा और कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक ही आह्वान सबका कि हमें पेड़ लगाना भी है और उसके माध्यम से पर्यावरण को बचाना भी है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ मां के नाम। इस आह्वान के साथ प्रदेश भर में सुबह से ही इस क्रम के साथ लोग जुड़े हुए हैं।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में चाहे वह फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के हो, औषधि के हो या छायादार हो या सजावट के हो, ये सभी प्रकार की वैरायटी के 54 करोड़ से अधिक पौध उत्तर प्रदेश में वन विभाग के पास, उद्यान विभाग के पास और निजी नर्सरियों में है। गुजरात में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पोरबंदर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मनसुख मंडाविया ने इस दौरान कहा कि पोरबंदर मेरा संसदीय क्षेत्र है। पिछले 3 दिन में भारी बारिश हुई है और जिसके कारण नदियों में बाढ़ आ गई है और क्षेत्र में जलभराव की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र में भी पानी भर गया था। 44 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है और 600 से अधिक लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। पोरबंदर मेरा लोकसभा क्षेत्र है। पिछले 3 दिन में भारी बारिश हुई है और ये बारिश को देखते हुए पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में कई नदियों में बाढ़ भी आई है और बाढ़ की वजह से पोरबंदर क्षेत्र में खेड़ क्षेत्र है जहां पानी भर जाता है, वैसे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कई आवास में पानी घुस गए थे और भारी बारिश की वजह से कई लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता थी। ऐसे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। आज तक 44 लोगों को रेस्क्यू करके सलामत स्थल पर रखा गया है। वैसे ही जो असरग्रस्त लोग हैं और उसके घर में पानी घुस आया हो या तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को वहां से अपने घर से शेल्टर होम में रखा गया है। 600 से अधिक लोगों को शेल्टर होम में रख के वहां उसको सारी सुविधाएं दी जा रही है। बिहार सरकार सूबे में बेहतर शिक्षा को लेकर भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए सरकार ने हर स्कूल में MDM यानी मिड डे मील को लागू किया है, लेकिन मिड डे मील की लूट खसूट का जरिया अब ये जो खाना है वो बन गया है। आपको बताते चले कि मामला पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के परसोना तपसी पंचायत के जैन टोला उत्क्रमित मध्यम विद्यालय का है, जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों से बच्चों को खाने में मिड डे मील के रूप में पीलू का फल परोसा जा रहा है। आपको बताते चले कि जब इसकी शिकायत बच्चों ने अपने अभिभावकों से की तो अभिभावक विद्यालय पहुंचे और जहां सच्चाई सामने आई। आपको बताते चले कि जो मिड डे मील है उसके रूप में खाने में पीलू को परोसा जा रहा है और इसकी शिकायत पूर्व में भी ग्रामीणों के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को की जा चुकी थी, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में प्रधानाध्यापिका ने एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया की हरकतों से तंग आकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग पटना को की और जिसके बाद अगले दिन तुरंत जांच के लिए MDM की टीम विद्यालय पहुंची। मैम सब बोलते हैं कि कीड़ा पड़ा है तो मैम बोलते हैं उजला मसाला है। अच्छा ये बात है। देखिए बच्चा बोल रहा है, जब मैं मैम से और सर से जब कंप्लेन करता हूँ तो मैम और सर बोलते हैं लोग कि उजला मसाला है। क्या गजब की बात है भाई। आज खाना में क्या चीज की दिक्कत है? पिलुआ। खाना में कीड़ा मिल रहा है। कितना दिन से? खाना में 3 दिन से मिल रहा है। जो भी कमी है आप लोगों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है और हम लोग आए हैं इस चीज को जो है आप लोगों के सामने भी हम लोग जांच किए और जांच करने के उपरांत जो है आप लोगों से भी सिग्नेचर कराई जाएगी और उच्च स्तरीय पदाधिकारी को जो प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। और हम आप लोगों को जो है उम्मीद दिलाते हैं कि प्रतिवेदित होने के बाद में जो है इसकी विद्यालय के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी उच्च स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा एक्शन लिया जाए। वीडियो मैम से रिक्वेस्ट किया है, बार बार हम लोग आवेदन दिए, बार बार उनसे हम लोग मिल करके स्कूल को मान लीजिए हम लोग बोले उनसे जो बचा लीजिए स्कूल डूब रहा है,
लेकिन बीओ मैम का यहाँ कोई रिस्पांस नहीं है इस हम लोग के आवेदन पर, हम लोग के रिक्वेस्ट पर। मैम बोल रही है कि जब 2 महीना पहले हमारे जो स्कूल के अध्यक्ष हैं मैडम के पास उनके द्वारा आवेदन दिया गया, तो मैम बोल रही है कि मेरे पास 2 महीने से टाइम नहीं है। क्या है, झूठ बोल रहे हैं? सबका जांच अलग अलग बटा गया था, सबका पंचायत अलॉट हो गया है, तो अपना लोग जांच करके वहाँ भेजता था। उसमें कोई कंप्लेन अगर आता तो फिर हम आ जाते जांच करने के लिए, तो कोई कंप्लेन आया नहीं जांच में, तो हमको क्या पता जो कभी कमी हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए सरकार उसे रोकने में विफल साबित होने को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा मुंगेर में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च जो कि मुंगेर स्टेशन से निकलकर शहर होते हुए मुंगेर किला परिसर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन को सौंपा गया। आपको बताते चले कि पूरे रास्ते भर में नीतीश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता हाथों में अपने अपने पार्टी का झंडा लिए हुए थे। नेताओं का यही कहना है कि संपूर्ण बिहार दिन प दिन इस तरह की घटनाओं से डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गया है। बिहार में दिन दिहाड़े फिरौती और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार की एनडीए सरकार इन संपूर्ण घटनाओं पर मूक दर्शन बनी हुई है। हम महागठबंधन के घटक दल बिहार में जारी इन घटनाओं के लिए अपराधियों और उनके संरक्षक बनी एनडीए की सरकार के इस संवेदनहीनता के लिए निंदा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो भी अपराध बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए और बढ़ती महंगाई को लेकर महागठबंधन लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय चल रही है। और इसी बीच आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते कल बिहार में महागठबंधन की ओर से प्रचंड स्तर पर बिहार सरकार का विरोध किया गया, उसके बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने महागठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च के नाम पर सड़कों पर गुंडागर्दी की है, राहगीरों के साथ बदसलूकी की गई और फुटपाथ पर लगी गरीबों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च सिर्फ ढकोसला है। यह महागठबंधन की नौटंकी का कॉमेडी सीन है। प्रतिरोध मार्च 2005 के पहले के बिहार की याद ताजा करता है। महागठबंधन का यह फैसला 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को जैसा है। यदि हत्यारे और लुटेरे कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला लें तो इसमें कोई रोक नहीं सकता, पर सच्चाई तो सभी को पता होती है। महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च ऐसा ही है। मार्च पूरी तरह फ्लॉप रहेगी। इस यात्रा में जनता का साथ नहीं होगा। इस मार्च के बाद महागठबंधन नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग उनके साथ। बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में एक नवनिर्मित मकान के अंदर एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि शव की कलाई जो है वो कटी हुई थी और साथ ही उसकी आंखों को भी फोड़ा हुआ था। बालू में फेस को ढकने का जो है प्रयास लगातार किया जा रहा था। वहीं आपको बताते चले कि मृतक की पहचान अलवा कॉलोनी के नहरपुरा के रहने वाले हैदर के पुत्र तमन्ना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तमन्ना बीते रात जो तकरीबन 10 बजे फ्रेमवर्क में अपना काम करने के बाद गायब हो गया था और उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खोजबीन शुरू की लेकिन वह नहीं मिला। सुबह लोगों ने परिजनों को बताया कि उसका शव कॉलोनी के नवनिर्मित भवन से बरामद किया गया है। फिलहाल घटना की जानकारी के बाद 1 घंटे के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया ताकि हत्या के कारणों और हत्या करने वालों का पता लगाया जा सके। विश्वविद्यालय मोतिहारी जो कि उत्तरी बिहार का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना
बताते चले कि पटना में जो बिहार का पटना है वहां पर फुलवारी के शरीफ में एक नवनिर्मित मकान के अंदर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि आपको बताते चले कि अभी तक भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किन कारणों के चलते इस युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि युवक की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। बीती रात युवक अपने घर से बाहर निकला था और जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। वही मामले में जिस तरीके से परिजन जब घर नहीं लौटा तो परिजनों के द्वारा उसकी खोजबीन की गई, लेकिन काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिला। और अगली सुबह जब लोगों को किसी न किसी तरीके से पता चला तो लोगों ने परिवार वालों को इस बात की सूचना दी कि उसका जो शव है वो नवनिर्मित भवन में मिला है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से लगातार मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो नवनिर्मित मकान में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में भी सनसनी फैल गई है। हालांकि आपको बताते चले कि इस बात का अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किन कारणों के चलते इस युवक की हत्या कर दी गई और साथ ही साथ परिवार वालों की ओर से भी अभी तक इस बारे में किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं किया गया है। वही आपको बता दें कि परिवार वालों का लगातार यही कहना है कि सब कुछ जो है वो सकुशल था और जो युवक है, जो कि मृतक युवक है, वो घर से खाना खाकर बाहर निकला था और जिसके बाद वो घर नहीं लौटा और काफी खोजने के बाद पूरा दिन जो है वो बीत गया, लेकिन युवक की जो तलाश है वो पूरी नहीं हो पाई। जिसके बाद अगली सुबह युवक का एक नवनिर्मित भवन में जिसका निर्माण हो रहा है उसमें मलबे के बीच जो है वो फंसा हुआ मिला, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिसने भी उसकी हत्या की है उसके द्वारा उसके चेहरे को पूरे तरीके से बालू में दबाया हुआ था। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।